हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी, राष्ट्र समाज समाचार में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। पेश हैं देश से जुड़ी खबरों पर खास तबसरे। तो देश में चुनाव आयोग के अधिकारों को लेकर के और उसके कार्यशैली को कार्य करने के तरीक़ों को लेकर के अभी तक विपक्षी दलों या आवाम में भी जिस तरीके से आलोचना की जाती थी या कमियां निकाली जाती थी, वो अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ख़त्म होती नज़र आ रही है। यानी उस पर एक तरीके से रोक लग जाएगी कि अब कोई भी इस बात को कह नहीं पाएगा कि चुनाव आयोग जो है वो मनमानी कर रहा है या गलत कर रहा है या कानून के ख़िलाफ़ जाके काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कई याचिकाएँ दायर थीं, जिस पर जो है सुनवाई करते हुए उसने एक फ़ैसला सुनाया है और उस फैसले में कहा है कि SIR का काम करने का पूरी तरीके से संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग को है। ये करना उसके लिए ज़रूरी है और इससे जो है चुनाव को साफ और सुरक्षित तरीके से कराने में उसकी जो है उसमें एक तरीके से जान फूंक देती है। तो SIR को लेकर के अभी तक जो भी शिकायतें विपक्षी दलों की तरफ से उठाई जा रही थी, कितने लोगों का नाम काट दिया गया, कितने लोगों का जो है सूची में नाम जोड़ा नहीं गया, या तमाम जो और शिकायतें होती थी कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही, बीजेपी सरकार के लिए काम कर रही है। तो इस सिलसिले में कई याचिकाएँ दायर की, जिसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह काम जो है पूरी तरीके से संवैधानिक है और वैध है। इसमें जो है किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जो भी काम कर रहा है वो देश में सही तरीके से चुनाव कराने के लिए करता है और उसको ये अख्तियार संविधान ने दिया है। तब इस तरीके से ये देखना होगा कि विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से एतराज़ कर रही थी, यानी पश्चिम बंगाल में, बिहार में कई जगहों पर लाखों लोगों के नाम कटने की बात आ रही थी और मतदान में मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात बताई जाती थी। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लोग पहुँचे भी थे, तमाम याचिकाएँ थीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को इकट्ठा करके सुनवाई की है बुधवार को। तो इसमें उन्होंने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब किसी को इस पर कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि पूरी तरह से वैध है SIR और संवैधानिक है। इसमें जो है किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बहरहाल विपक्ष इसके लिए क्या मांग करेगा और क्या रास्ता अपनाएगा, ये देखने वाला होगा कि अब 2027 में यूपी में भी चुनाव हैं और देखें इसमें जो है फिर से क्या दिक्कतें आती हैं और विपक्षी पार्टियों से कैसे निपटती हैं। इसके अलावा देश की सीमाओं को और महफूज बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री ने यह आदेश जारी किया है कि सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी भवन हैं सबको ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि ये सारे भवन अवैध तरीके से बने हैं। यहाँ उन्हें बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए या कोई भी निर्माण कराने के लिए कोई सरकारी तौर पर नक्शा या कोई इजाज़त नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से उनसे सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी हैं सब ध्वस्त कर दिए जाए, क्योंकि इससे जो है सीमा पर असुरक्षा बढ़ती है और कहाँ से लोग आकर के उसमें रहने लगते हैं। तो सीमा पर इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अफसरों से कहा है कि इसको फ़ौरन गिराया जाए। तो इस तरीके से अब देश की सीमा को लेकर के उन्होंने और भी कई बिंदुओं पर बात की है। बुधवार को बीकानेर में उन्होंने इसकी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के रिव्यू किया और तमाम तरीके के पहलुओं पर अफसरों से बात की और इसको और मजबूत कराने की दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद, यानी शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद, पूर्व चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी की तृणमूल कांग्रेस की मुखिया की दिक्कतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ एक जगह पर FIR दर्ज करा दी गई है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भाषण किया था। अब उनके खिलाफ अभी FIR हुई नहीं थी कि उनकी एक पार्टी की लोकसभा सदस्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सदस्य
जो हैं वो ने ये कह के इस्तीफ़ा दिया है कि उन्हें पार्टी से और पार्टी के कार्यशैली से सख्त शिकायत थी, तो उन्होंने जो है इसको पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। तो इस तरीके से सांसद काकोली घोष ने अपने को अलग कर लिया और समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होने के लिए प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल इससे ममता बनर्जी को एक एफआईआर का तो झटका लगा ही, इसका पार्टी की सदस्यता छोड़ने से भी उन्होंने इनके काकोली घोष के एक बड़ा झटका लगा है कि तृणमूल कांग्रेस को कमज़ोर कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ जो है पहले ही से साजिशें रची जा रही थी। अब चूँकि भाजपा की सरकार आ गई है, इसलिए उनके खिलाफ इस तरीके के और उनकी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा असम में गठित नई सरकार के आने के बाद पहले विधानसभा के सत्र में ही समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करा दिया गया है, यानी यूसीसी को लेकर, जिसमें समान नागरिक संहिता को लेकर के अब चूँकि यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और उनको लेकर के काफ़ी पहले से वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, फिर से उनकी सरकार गठित हुई है, तो हमेशा से अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलते चले आए हैं। अब वो चूँकि आए हैं तो उन्होंने कहा कि पहले से विधेयक पारित कराने के लिए लंबित था, तो उन्होंने इसको पारित करा दिया। और इसके अलावा केरल के पूर्व चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के आवास के बाहर उस वक़्त हिंसा भड़क उठी जब ईडी के प्रबंधन निदेशालय के अधिकारी उनके घर से जांच करके बाहर निकल रहे थे। वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के मुखिया के नेता के घर पर इस तरह का छापा देख करके विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। अधिकारी जब जाने लगे तो उनकी गाड़ी पर को रोक करके पथराव भी किया। तो इस तरह से वहाँ पर हिंसा का माहौल भड़क उठा और पहले से ही पिनाराई विजयन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच को लेकर के ईडीआई की तरफ से छापे मारने की बात कही गई थी, जो बुधवार को ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद वहाँ पर हिंसा भड़क उठी। इसके अलावा वाराणसी के सारनाथ में एक माँ ने अपनी बेटी को महज 10 साड़ी और 16,000 रुपये में बेच डाला था। जिस शख्स के हाथ बेचा था उसके साथ एक और था। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जब ये मामला प्रदेश सरकार के सामने की संज्ञान में आया है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के, तो उन्होंने लड़की की मदद के लिए 2 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कोष से सहायता दी है और उसको बालिका को वहाँ से उनके चंगुल से छुड़ा करके उसमें रखा गया है सरकारी होम में। और सरकार ने कहा है कि उसको जो भी मदद हो उस पर जिलाधिकारी से कि वो ध्यान रखें और उसकी मदद की जाए। बहरहाल मुख्यमंत्री की इस कदम की सराहना की जा रही है और उधर उन मानव तस्करी और वो लड़की के साथ खरीद करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामला दर्ज करके पुलिस कार्रवाई कर रही है और भी पता कर रही है कि ऐसे कितने मामले हैं। इसके अलावा गुजरात में आतंकवाद निरोधक दस्ते ने तट से, यानी गुजरात के तट से जो शिप आते हैं बाहर से जहाज़, वहाँ से 1150 करोड़ की कोकीन बरामद की है और इस सिलसिले में 3 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि ये जहाज़ पर, मालवाहक जहाज़ पर लाद के लाई जा रही थी और ब्राज़ील से यहाँ मंगाई गई थी। इसके अलावा सिद्धार्थनगर जिले में एक पति को जिंदा जलाने के मामले में एक पत्नी और उसके साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया पुलिस ने। बताया जाता है कि ये अवैध संबंध का मामला था जिसमें उसने मिलकर के पति को जला के मार डाला था। तो उसके प्रेमी को और उसको दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और एटा के निधौली कला गांव में एक पति पत्नी का पेड़ से लटकता शव मिला है। बताया जाता है कि ये दंपति निसंतान थे। 14 साल पहले इनकी शादी हुई थी, इनको कोई बच्चा नहीं था। पति पत्नी में झगड़ा भी होता था। पुलिस ने जो बताया है पूरा कहानी कि पति पत्नी को झगड़ा होता था। तो एक दिन झगड़ा हुआ बुधवार की रात में, जब तो पत्नी ने जा कर के पेड़ से लटक के जान दे दी। तो पति उसको जब ढूंढने गया तो उसने देखा ये
तो पेड़ से लटकती मिली। तो पुलिस का कहना है कि पति ने उसको शव को उतारा और फिर वो भी उसी फंदे से लटकी, यानी दोनों की मौत हो गई। तो पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है कि ये मामला उनके आत्महत्या करने का है या इसके पीछे कोई और साजिश हो। अगर कोई एप्लीकेशन डालता है इसमें कि ये हत्या की गई है इन दोनों की, तो पुलिस मामले की छानबीन करेगी। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।